डियर स्टूडेंट, हम लास्ट टाइम डिस्कस कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट किया था। आज उसी को इंशाल्लाह हम कंटिन्यू करेंगे। चैप्टर नंबर 6 में हमारी जो मेन डिस्कशन है वो सारी की सारी एक्सेल के फॉर्मूलाज फंक्शंस के ऊपर है। तो इन दोनों टर्म्स का हमने डिफरेंस देख लिया था कि एक्सेल के अंदर जो फॉर्मूला है वो किसे कहते हैं, फंक्शन किसे कहते हैं। थोड़ी सी बेसिक डेफिनेशन इसकी हमने देख ली थी, बुक से गो थ्रू किया था इसे। और बेसिक फार्मूला डेवलप करना भी हमने देखा था एक्सेल की वर्कशीट में कि हम किसी भी सेल में लिखेंगे इज इक्वल टू, उसके बाद जो भी हमने कैलकुलेशंस करवानी है उसके लिए एक्सप्रेशन इज इक्वल टू के बाद हम मेंशन कर देंगे सेल में। जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे, एंटर प्रेस करने के बाद एक्सेल रिजल्ट कैलकुलेट करके सेल में शो कर देगा। और उस सेल में जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला देखने के लिए उस सेल पे क्लिक करके हम फॉर्मूला बार में जाएंगे, वहाँ पे आपको फॉर्मूला नज़र आ रहा होगा और सेल में उसका रिजल्ट नज़र आ रहा होगा। बेसिक कैलकुलेशन जो मैथमेटिकल हैं उनको परफॉर्म करने के लिए एक्सेल में हमने ये भी लर्न किया था कि हम डिफरेंट ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं। एडिशन के लिए प्लस का साइन और सब्ट्रैक्शन के लिए माइनस का साइन, इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन के लिए स्टैरिक का साइन, डिवीजन के लिए स्लैश और पावर लेने के लिए कैप या कैरेट का साइन वो हमने लर्न किए थे सारे, उनको परफॉर्म भी किया था। आज फर्दर इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। एक्सेल की वर्कशीट में आपके सामने ओपन करता हूँ जिसमें हम डिस्कशन कर रहे थे। एक्सेल की इस वर्कशीट में हमने डिस्कस किया था कि लेफ्ट साइड पे जो दो कॉलम्स आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन पे, इन दोनों कॉलम्स को आपने थर्ड कॉलम में मल्टीप्लाई करके तो रिजल्ट लेना है। तो यहाँ पे हमने फॉर्मूला एक लिखा था, आपके सामने फॉर्मूला भी मैं ओपन कर रहा हूँ, देखिएगा आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे स्क्रीन पे। इज इक्वल टू A1 स्टैरिक B1 इज इक्वल टू A1 स्टैरिक B1, ये फॉर्मूला हमने सबसे पहले वाले सेल में अप्लाई किया था। उसके बाद हमने इसी फॉर्मूले को, इसी सेल को कॉपी करके डाउनवर्ड पेस्ट कर दिया था। पहले वाले सेल को ही कॉपी किया और उसे डाउनवर्ड पेस्ट किया और फिर बाद में हमने नोट किया था कि सेकंड सेल में आके, ये देखिएगा सेकंड सेल में अगर आप देखें तो फॉर्मूला चेंज हो चुका है। A1 और B1 जो लिखा हुआ था, एक सेल नीचे की तरफ हम आए हैं तो वो अब A2 और B2 हो चुका है। तो लास्ट टाइम हमने जो डिस्कस किया था वो ये कि एक्सेल का ये एक डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है कि जब भी आप किसी सेल में लगे हो, किसी भी सेल को कॉपी करके डाउनवर्ड डायरेक्शन याद रखिएगा। अभी फिलहाल हम डाउनवर्ड जो कॉपी पेस्ट है उसके ऊपर एक्सेल का बिहेवियर क्या है उसको डिस्कस करें। तो किसी भी सेल को आपने कॉपी किया, डाउनवर्ड एक सेल नीचे आके पेस्ट किया, उसमें लगे हुए जो रेफरेंसेस हैं, रेफरेंस से मुराद सेल का नाम, उसमें रो का जो नंबर है वो अपडेट हो जाता है, चेंज हो जाता है। अगर आप एक सेल नीचे आएंगे तो रो के नंबर में एक का इजाफा हो जाएगा। अगर आप दो सेल नीचे की तरफ आके पेस्ट करेंगे तो दो सेल्स का इजाफा हो जाएगा रो नंबर में। तो इसी तरीके से ऑनवर्ड जितने सेल्स आप नीचे की तरफ आके पेस्ट करेंगे उतने ही रो नंबर में इजाफा हो जाएगा। तो यहाँ तक हमारी डिस्कशन थी। और हमने ये भी देखा था कि एक्सेल में मैनुअली किसी भी सेल में अगर आपने फॉर्मूला लगाना है तो मैनुअली फिगर्स को टाइप करने की बजाय आप सेल रेफरेंसेस दे के फॉर्मूला क्रिएट करते हैं। और उसका बेनिफिट क्या है, कल को ओरिजिनल सेल्स में अगर कोई चेंज आती है, आप कोई उनकी फिगर्स को चेंज करते हैं तो फॉर्मूला जो है ऑटोमेटिकली रिजल्ट अपडेट करके आपको शो कर देगा। अब यहाँ हम फर्दर एक्सेल का बिहेवियर देखते हैं। ये देखिएगा A1 B1 इस सेल को हमने किया कॉपी, डाउनवर्ड पेस्ट किया तो नीचे वाले सेल में A2 B2 हो चुका हुआ है। और उसके बाद नीचे वाले सेल में आके देखते हैं A3 B3, यहाँ पे आपको सेल नज़र आ रहा है स्क्रीन पे। और नीचे वाले सेल में A4 B4, यानी जितना हम एक एक सेल नीचे की तरफ आते जा रहे हैं आप देखिएगा रो नंबर में सेल के नाम के अंदर जो रो का नंबर है, कॉलम के लेटर में कोई चेंज नहीं है, सिर्फ रो का नंबर वो अपडेट हो रहे हैं। तो याद रखिएगा कि एक्सेल में जब भी हम किसी सेल को कॉपी करते हैं डाउनवर्ड और उसमें जो रेफरेंसेस लगे होते हैं उसमें सिर्फ रो का नंबर अपडेट हो जाता है। अपडेट होने से मुराद इंक्रीज हो जाता है। कितना इंक्रीज होगा, जितना हम डाउनवर्ड आएंगे। एक सेल नीचे आएंगे तो एक रो नंबर में एक का इजाफा हो जाएगा, दो सेल नीचे आएंगे तो दो का इजाफा हो जाएगा। उसके बाद अब नेक्स्ट बिहेवियर देखते हैं। नीचे कुछ डेटा मैंने लिखा हुआ है आपके सामने। पहले कॉलम है यूनिट्स और दूसरे कॉलम में प्राइस लिखी हुई है उन यूनिट्स की। और यहाँ पे थर्ड कॉलम में हमारी एक रिक्वायरमेंट है कि यहाँ पे हमने टोटल रेवेन्यू यानी टोटल इनकम कैलकुलेट करनी है। एक छोटा सा सिनेरियो मैंने बनाया हुआ है समझाने के लिए, इसको देखिएगा। पहले सेल में 100 यूनिट्स लिखे हुए हैं, यानी एक कंपनी है उसकी प्रोडक्ट्स जो है वो उसके 100 यूनिट्स बिके हैं और हर एक की प्राइस 10 रुपीज़ थी। 100 यूनिट्स और हर एक की प्राइस 10 रुपीज़ है। यहाँ पे थर्ड सेल में हमें रिक्वायर्ड है टोटल इनकम या टोटल रेवेन्यू। इसके लिए हम क्या करेंगे, 100 यूनिट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, जो कि एक यूनिट की प्राइस है।
इसे मल्टीप्लाई करके यहाँ पे हमारे पास टोटल रेवेन्यू आ जाएगा। इसी तरीके से हमें नीचे वाले सेल्स में जो फिगर्स लिखी हुई हैं यूनिट्स की और प्राइस की, उसको मल्टीप्लाई करके नीचे वाले सेल्स में कैलकुलेशन चाहिए। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला वही है जैसे हमने ऊपर वाले सेल में फॉर्मूला लगाया, एग्जैक्टली वही फॉर्मूला है, उसी को मैं यहाँ पर फॉर्म करूँगा। इज इक्वल टू, और ये यूनिट्स वाला सेल, इस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ ताकि रेफरेंस जो है वो क्रिएट हो जाए। रेफरेंस क्रिएट करने के 3 तरीके मैंने आपको बताए थे। एक ये है कि आप एरो कीज के जरिए से इज इक्वल टू टाइप करने के बाद एरो कीज के जरिए से उस सेल पे चले जाएं जिस सेल को आप सिलेक्ट करना चाह रहे हैं, जिसका रेफरेंस क्रिएट करना चाह रहे हैं। दूसरा, माउस से क्लिक कर दें। तीसरा, मैनुअल उसका नाम टाइप कर दें। अभी मैंने क्लिक कर दिया। उसके बाद स्टैटिक प्रेस करेंगे मल्टीप्लाई करने के लिए। स्टैटिक प्रेस किया और ये प्राइस वाले सेल पे मैंने क्लिक कर दिया। आप देखिएगा दोनों सेल्स का रेफरेंस क्रिएट हो चुका हुआ है। इस सेल में A8 और B8 दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब हमारी रिक्वायरमेंट यहाँ पे कंप्लीट है, यानी फॉर्मूला हमारा कंप्लीट है। अब हम क्या करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो आपके सामने इस सेल में रिजल्ट आ जाएगा। एंटर प्रेस किया, ये देखिएगा 100 मल्टीप्लाइड बाय 10, तो रिजल्ट आपके सामने क्या आ चुका हुआ है, 1000 का रिजल्ट आपके सामने क्लियरली नजर आ रहा है आपको। उसके बाद अब हमने क्या करना है, हमें ये पता है कि अब नीचे वाले सेल्स में हमने लेफ्ट वाले जो सेल्स हैं दो, इनको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आंसर लिखना है। और इंडिविजुअल सेल्स में एक एक सेल में आके फॉर्मूला दोबारा से टाइप करने की बजाय हम क्या करेंगे, पहले ही सेल में जो हमने फॉर्मूला लगाया है इसे ही कॉपी डाउनवर्ड कर देंगे, डाउनवर्ड सेल में कॉपी कर देंगे। और हमें ये पता है कि एक्सेल का एक बिहेवियर है कि एक्सेल सेल के रेफरेंसेस में रो के नंबर को इंक्रीज कर देगा जब हम डाउनवर्ड आएंगे। तो इससे ऑटोमेटिकली रेफरेंसेस जो है वो लेफ्ट वाले सेल्स के आ जाएंगे नीचे वाले सेल में। तो इसको मैं कॉपी करके डाउनवर्ड पेस्ट कर रहा हूँ। कॉपी पेस्ट करने का लास्ट टाइम हमने जो मेथड अडॉप्ट किया था वो ये कि सेल पे राइट क्लिक करेंगे और कॉपी करेंगे। उसके बाद कॉपी करने के बाद डाउनवर्ड नीचे जो सेल है उन्हें सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक और पेस्ट, ये नॉर्मल जो ऑप्शन है इस पर क्लिक कर देंगे। अब मैं आपको दूसरा तरीका भी बता देता हूँ। जिस सेल को आपने कॉपी करना है डाउनवर्ड, उस पर क्लिक करेंगे और उसका राइट लोअर कॉर्नर पे जो फिल हैंडल है जिसे हम डिटेल में पहले डिस्कस कर चुके हुए हैं, इस फिल हैंडल के ऊपर माउस को लाएंगे ऐसे और उसके बाद इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद डाउनवर्ड इसे ड्रैग कर देंगे। ये देखिएगा मैंने इसे डाउनवर्ड ड्रैग कर दिया। अब पहले वाले सेल में जो फॉर्मूला लगा हुआ था वो नीचे वाले सेल्स में कॉपी हो चुका हुआ है। अब इसको जरा ऑब्जर्व करते हैं कि नीचे वाले सेल में फॉर्मूला क्या लगा हुआ है, ओरिजिनल फॉर्मूला क्या था और डाउनवर्ड कॉपी करने के बाद आपके सामने नीचे वाले सेल में क्या फॉर्मूला आ चुका हुआ है। पहले सेल पे क्लिक किया, डबल क्लिक किया मैंने, तो ओरिजिनल फॉर्मूला आपके सामने है A8 मल्टीप्लाइड बाय B8। इसको जब हमने कॉपी करके डाउनवर्ड पेस्ट किया तो नीचे वाले सेल में देखते हैं क्या चेंज आया। A9 और B9 हो चुका हुआ है। जो A8 है वो A9 हो चुका हुआ है, जो B8 था वो B9 हो चुका हुआ है। तो आप देखें रो के नंबर में इजाफा हुआ है, रो के नंबर में इंक्रीज आ चुका हुआ है। ये एक्सेल का एक डिफॉल्ट बिहेवियर है। जब भी आप किसी सेल को कॉपी करेंगे डाउनवर्ड और उस सेल में अगर आपने फॉर्मूला लगाया हुआ है, उसमें सेल रेफरेंसेस लगाए हुए हैं, तो सेल रेफरेंसेस में रो का नंबर इंक्रीज हो जाएगा। एक रो नीचे पेस्ट करेंगे तो एक का इजाफा होगा। इसी नीचे वाले सेल में आते हैं, ये देखिएगा आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है कि थर्ड सेल में A10 और स्टेरिक B10 हो चुका है। ओरिजिनल जो सेल था ऊपर वाला दिस वन, उसमें क्या था A8 और B8 और उससे नीचे वाले सेल में 9, उससे नीचे वाले सेल में 10 हो चुका हुआ है। तो जितना आप नीचे की तरफ आ रहे हैं उतना रो नंबर में इजाफा हो रहा है। इसका फायदा क्या है कि हमें फॉर्मूला बार बार हर सेल में टाइप नहीं करना पड़ रहा। हम एक ही सेल में फॉर्मूला लगाते हैं और उसको डाउनवर्ड कॉपी कर देते हैं। ऑटोमेटिकली जो सेल रेफरेंसेस हैं वो अपडेट हो जाते हैं और उसकी वजह से हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाती है। क्योंकि एक्सेल में आपको पता है डेटा आमतौर पे कॉलम्स के फॉर्मेट में ही होता है। तो अगर आपने 2-3 कॉलम्स की फिगर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है या ऐड करना है, तो जो आपका रिजल्टिंग कॉलम है जिसमें आपने फॉर्मूला लगाना है उसके पहले सेल में फॉर्मूला लगा दें आप कैलकुलेशन के लिए जो भी आपने लिखना है, और उसके बाद उसे ड्रैग करके कॉपी पेस्ट कर दें। ऑटोमेटिकली सेल रेफरेंसेस जो है वो चेंज हो जाएंगे। तो एक्सेल के ये जो सेल रेफरेंसेस हैं ये आपके सामने जो चेंज हो रहे हैं, डाउनवर्ड कॉपी पेस्ट करते हैं तो रो के नंबर में इजाफा हो जाता है। ऐसे सेल रेफरेंसेस को हम कहते हैं रिलेटिव सेल रेफरेंसेस। अब इसमें एक चीज़ और देखिएगा, मैं सिनेरियो को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। इसी सिनेरियो को मैं थोड़ा चेंज करने लगा हूँ ताकि नेक्स्ट जो सेल रेफरेंसेस की टाइप है वो आपके सामने
आ जाए। एक बात बेटा याद रखिएगा कि एक्सेल के अंदर जो सेल रेफरेंसेस हैं उसकी 3 टाइप्स हैं, आपकी बुक में भी डिस्कस की हुई हैं। मैं आपके सामने यहाँ इंशाल्लाह उसी को डिस्कस करूँगा डिटेल के साथ। तो 3 एक्सेल के अंदर जो सेल रेफरेंस हम क्रिएट करते हैं, किसी भी सेल में इज इक्वल टू करके दूसरे सेल का हम रेफरेंस देते हैं, नाम लिखते हैं, उसकी 3 टाइप्स हैं। जो नॉर्मल रेफरेंस है एक्सेल का, जैसे हमने यहाँ पे टाइप किया A8 और B8, इसको हम रिलेटिव रेफरेंस कहते हैं। नॉर्मल रेफरेंस को हम रिलेटिव रेफरेंस कहते हैं। इसे रिलेटिव क्यों कहते हैं इसको भी थोड़ी देर तक हम देखेंगे। तो आपके सामने मैं लिख देता हूँ कि जो एक्सेल के अंदर सेल रेफरेंसेस हैं उनकी कितनी टाइप्स हैं। यहाँ पे देखिएगा टाइप्स ऑफ सेल रेफरेंसेस। टाइप्स ऑफ सेल रेफरेंसेस एक्सेल में जो हैं उसमें सबसे पहली जो टाइप है दैट इज रिलेटिव रेफरेंस। रिलेटिव रेफरेंस, इसको हम नॉर्मल रेफरेंस भी कह सकते हैं। नॉर्मल रेफरेंस यानी नॉर्मली हम एक्सेल के किसी भी सेल में दूसरे सेल का जो रेफरेंस टाइप करते हैं, उसका नाम जो टाइप करते हैं, उसी को नॉर्मल रेफरेंस कहते हैं, उसी को रिलेटिव रेफरेंस कहते हैं। तो इसको नॉर्मल रेफरेंस भी हम कह सकते हैं। दूसरी टाइप अभी हम डिस्कस करेंगे थोड़ी देर तक, और उसका जो है उसे हम कहते हैं मिक्स्ड रेफरेंस। और जो थर्ड टाइप है दैट इज एब्सोल्यूट रेफरेंस। एब्सोल्यूट रेफरेंस। तो ये 3 तरह की टाइप्स हैं। किसी भी सेल में हम जो फॉर्मूला लगाते हैं उसमें किसी दूसरे सेल का जो रेफरेंस देते हैं, वो रेफरेंस जो है 3 तरह का हो सकता है, रिलेटिव रेफरेंस, मिक्स्ड रेफरेंस और एब्सोल्यूट रेफरेंस। अभी हम रिलेटिव रेफरेंस को डिस्कस करें कि ये क्या होता है। रिलेटिव जो रेफरेंस है वो वही है जो नॉर्मल रेफरेंस है। ये देखिएगा, डबल क्लिक किया आपके सामने तो A8 और B8, इस रेफरेंस को हम नॉर्मल रेफरेंस कहते हैं। अभी ये मजीद क्लियर होगा इंशाल्लाह जैसे हम आगे डिस्कस करेंगे। अब आपके सामने ये जो सिनेरियो लिखा हुआ है इसको मैं थोड़ा सा चेंज करने लगा हूँ। ये जो हमने फॉर्मूला लगाया था इसको मैं कर रहा हूँ डिलीट। फॉर्मूले को मैंने डिलीट कर दिया। उसके बाद प्राइस को भी मैं डिलीट कर रहा हूँ। ये अब स्नेरियो जरा डिफरेंट हो चुका है। अब स्नेरियो क्या है? स्नेरियो ये है कि यूनिट्स हमारे पास हैं 100, 200, 300, 400, 500। ये हमारे पास डिफरेंट यूनिट्स की लिस्ट चल रही है। सबकी प्राइस सेम है, दैट इज 10, जो कि पहले सेल में लिखी हुई है प्राइस के नीचे। सारे के सारे यूनिट्स की प्राइस सेम है, सिंगल प्राइस है 10। इस प्राइस को यूज करके हमने यूनिट्स का रेवेन्यू कैलकुलेट करना है थर्ड कॉलम में। पहले सिनेरियो डिफरेंट था, हर यूनिट के आगे उसकी प्राइस लिखी हुई थी, हम दोनों सेल्स को मल्टीप्लाई करके रिजल्ट ले रहे थे। अब हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि हम जो यूनिट्स वाला सेल है, दिस वन, पहले वाला जो सेल है, हम ये चाहते हैं कि इसको मल्टीप्लाई करें 10 से और रिजल्ट यहाँ पे आ जाए रेवेन्यू वाले कॉलम में। और उसके बाद सेकंड सेल में जो रिजल्ट हमें चाहिए वो अगेन यूनिट्स वाले सेल को हम चाहते हैं मल्टीप्लाई करके इस 10 ही से मल्टीप्लाई करेंगे। 200 यूनिट्स की प्राइस भी यही है, 10 ही है पर यूनिट। और 300, 400, 500 सारे के सारे यूनिट्स में हम यही प्राइस अप्लाई करके इसी के साथ मल्टीप्लाई करके तो रेवेन्यू के कॉलम में हम रिजल्ट लेना चाह रहे हैं। अब बेटा ये देखते हैं कि इसको कैसे करना है आपने। अभी मैं नॉर्मल जो फॉर्मूला है, नॉर्मल जो रेफरेंसेस हैं उसी को यूज करके फॉर्मूला क्रिएट करता हूँ, फिर उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट हमें क्या स्टेप अडॉप्ट करना पड़ेगा। इज इक्वल टू यूनिट्स वाला सेल मल्टीप्लाइड बाय प्राइस वाला सेल। ये तो पहले वाले काम हमने कर दिया जो हमने पहले किया था। एंटर प्रेस किया तो हमारे सामने ये रिजल्ट आ चुका हुआ है। उसके बाद इसे हम कॉपी पेस्ट करते हैं। मैंने ड्रैग किया इसे तो बेटा आप देखें पहले सेल में तो रिजल्ट आ गया हुआ है 100 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 1000 और नीचे वाले सेल में 0 आ रहा है। अब इसको थोड़ा सा हम देखते हैं कि ये जो 0 आ रहा है इसकी वजह क्या है। इसमें हम डबल क्लिक करते हैं इस सेल पे। फॉर्मूला ओरिजिनल आपके सामने देखिएगा स्क्रीन पे डिस्प्ले हो चुका हुआ है। ये फॉर्मूला क्या है? A9 स्टेरिक B9, 2 सेल्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं A9 और B9। ओरिजिनल जो सेल था ऊपर वाला फर्स्ट सेल, उसमें हमने जो फॉर्मूला लिखा था, सेल रेफरेंसेस लिखे थे, वो था A8 स्टेरिक B8। डाउनवर्ड कॉपी किया तो A8 जो था वो 8 से चेंज होके 9 हो चुका हुआ है और जो B8 था वो B8 से चेंज होके B9 हो चुका हुआ है।
और ये एक्सेल का एक डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है, ऐसा एक्सेल ने करना ही करना है कि जब आप डाउनवर्ड कॉपी पेस्ट करेंगे तो सेल रेफरेंस के अंदर यानी सेल के नाम के अंदर रो का नंबर चेंज होगा। तो एक्सेल ने नॉर्मल बिहेवियर के तहत रो का नंबर चेंज किया, सेल रेफरेंसेस चेंज हो गए। ये देखिएगा ऊपर वाले सेल में तो लेफ्ट वाले 2 सेल्स आ रहे थे, यहाँ पे अब लेफ्ट वाले 2 सेल्स आ रहे हैं, A9 और B9। लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि जब हम डाउनवर्ड कॉपी पेस्ट करें ओरिजिनल सेल को, पहले वाले सेल को जब डाउनवर्ड कॉपी पेस्ट करें, ये जो पहला सेल है जिसमें ओरिजिनल सेल में A8 लिखा हुआ था और नीचे आके A9 हो चुका हुआ है, ये तो ठीक है, एक्सेल इसको चेंज कर दे, A8 से A9 की तरफ इसको ले आए, 8 को 9 कर दे। लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि जो दूसरे सेल में चेंज आई है, ओरिजिनल सेल था B8 और अब हो चुका हुआ B9। हमारी बेटा यहाँ रिक्वायरमेंट ये है कि जब हम डाउनलोड कॉपी पेस्ट करें तो एक्सेल B8 को B9 ना करें, B8 ही रहने दें, ताकि इस सेल के अंदर जो फॉर्मूला बने वो A9 स्टैटिक B8 ही रहे। A9 ये वाला सेल लेफ्ट साइड पे देखिएगा और B8 जो है वो ये वाला सेल है जिसमें प्राइस लिखी हुई है। तो हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि जो यूनिट्स वाले सेल हैं वो तो चेंज हो जाए, उसमें रो का नंबर इंक्रीज हो जाए, लेकिन जो प्राइस वाला सेल है वो स्टैटिक रहे, उसमें रो का नंबर चेंज ना हो। जब हम डाउनलोड कॉपी पेस्ट करें तो रो के नंबर में चेंज ना आए, तो फिर क्या होगा, हमारी रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाएगी, यानी नीचे वाले सेल्स में भी सही कैलकुलेशन, सही रिजल्ट्स आपके सामने आ रहे होंगे। अब इसको कैसे करना है, फॉर्मूला लिखने के बाद हमने डाउनलोड कॉपी पेस्ट किया तो एक्सेल ने नॉर्मल बिहेवियर के तहत दोनों सेल्स का जो रेफरेंस था उसमें रो नंबर इंक्रीज कर दिया। हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि A8 चेंज होके A9 A10 ऑनवर्ड जो है चेंज हो जाए, लेकिन जो B8 है पहले सेल में ये चेंज ना हो। अब इसको कैसे करना है, यहाँ पे मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ पहले वाले सेल में। इसमें बेटा हमें थोड़ा सा फॉर्मूले के अंदर एक एडिटिंग करनी पड़ेगी। एक्सेल के सेल रेफरेंसेस के अंदर एक चीज़ हमें ऐड करनी पड़ेगी, एक्सेल का जो नॉर्मल बिहेवियर है उसको रोकने के लिए। नॉर्मल बिहेवियर क्या है, डाउनवर्ड कॉपी पेस्ट करेंगे रो में इजाफा होगा। हम रो में इजाफा इस सेल में तो ये देखिएगा जो A8 है इसमें तो हम चाह रहे हैं कि रो में इजाफा हो जाए, लेकिन जो B8 है इसका 8 हम चाहते हैं चेंज ना हो। A को जो सेकंड सेल रेफरेंस है B8, इसमें 8 को 9 होने से हम रोकना चाह रहे हैं। नॉर्मल बिहेवियर एक्सेल का यही है, कॉपी पेस्ट करेंगे चेंज हो जाएगा, ये 9 10 ऑनवर्ड नीचे वाले सेल में चेंज होकर आ जाएगा। हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हमने 8 को चेंज नहीं होने देना, सेकंड वाला जो 8 है B8 के साथ। तो बेटा इसमें हमें एक अमेंडमेंट करनी पड़ेगी, एक एडिटिंग करनी पड़ेगी, वो ये कि इस 8 से पहले हमें डॉलर साइन पुट करना पड़ेगा। 8 से पहले डॉलर साइन हम यहाँ पे टाइप कर देंगे, टाइप करने के बाद हम एंटर करेंगे, एंटर करने के बाद दोबारा इस फॉर्मूले को कॉपी पेस्ट करेंगे। तो फिर देखते हैं कि डॉलर टाइप करने के बाद, यानी 8 से पहले डॉलर टाइप करने के बाद हमने जो फॉर्मूला बना लिया उसको कॉपी पेस्ट करेंगे तो कोई चेंज आता है कि नहीं आता, इसको भी हम ऑब्जर्व करेंगे। तो यहाँ पे मैं डॉलर साइन टाइप कर रहा हूँ, ये शिफ्ट प्रेस करके आएगा, आपके पास जो फंक्शन कीज हैं F1 2 3 वगैरह, उसके नीचे जो 1 2 3 लिखा हुआ है उसमें 4 के ऊपर डॉलर साइन है, तो शिफ्ट प्रेस करके आ जाएगा। ये देखिएगा स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है, स्क्रीन पे देखिएगा नजर आ रहा है आपको। अब फॉर्मूला क्या हो चुका हुआ है, A8 स्टैटिक, B8 जो है उसमें 8 से पहले हमने डॉलर साइन लगा दिया। डॉलर साइन लगाने की वजह क्या है, ये जो सिंबल है ये 8 को चेंज होने से रोकेगा। जब हम डाउनवर्ड कॉपी पेस्ट करेंगे तो ये 8 को चेंज नहीं होने देगा। तो ये बात याद रखें कि हमने एक्सेल के जो नॉर्मल सेल रेफरेंसेस हैं वो तो ऑटोमेटिकली चेंज होंगे जब हम डाउनवर्ड कॉपी पेस्ट करेंगे। उनको चेंज होने से रोकने के लिए हमें जिस चीज़ को हमने चेंज होने से रोकना है, रो को हमने चेंज होने से रोकना है, तो उससे पहले डॉलर साइन लगा देंगे। डॉलर साइन लग गया, ये फॉर्मूला हमारा कंप्लीट है, एंटर किया। अब इसको हम दोबारा कॉपी पेस्ट करेंगे। नीचे अभी भी 0 आ रहा है क्योंकि वहाँ नीचे वाले सेल में पहले वाला ही फॉर्मूला लगा हुआ है, तो हम इस पहले वाले सेल के फॉर्मूले को जिसमें डॉलर साइन ऐड हो चुका हुआ है इसे हम करेंगे कॉपी पेस्ट। ये देखिएगा मैं फिल हैंडल पे माउस क्लिक करके, बेटा एक चीज़ ये भी याद रखिएगा कि फिल हैंडल जो है स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है, माउस की शेप जो है वो चेंज हो चुकी हुई है, प्लस का साइन ब्लैक सा बना हुआ है, इस पर क्लिक करके आपने ड्रैग करना है। मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है जब हम फिल हैंडल के ऑप्शन को डिस्कस कर रहे थे कि अगर आप माउस को थोड़ा सा ऐसे बॉर्डर पे रखेंगे तो ये शेप इसकी डिफरेंट है और इसका फंक्शन भी डिफरेंट है। माउस के सेल के बॉर्डर के ऊपर माउस को रखने से जो शेप बन रही है, चारों तरफ एरोज बन रहे हैं, इस पे आप क्लिक करके ड्रैग कर देंगे तो यही ओरिजिनल सेल कट पेस्ट हो जाएगा, जहां जाके रिलीज करेंगे वहां जाके पेस्ट हो जाएगा, मूव हो जाएगा। तो ऐसा नहीं आपने करना, फिल हैंडल के ऊपर माउस को ऐसे ले आना। जब ये ब्लैक कलर का प्लस का साइन बन जाए, आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है देखिएगा, इसके ऊपर क्लिक करना है हमने,
और फिर इसको डाउनवर्ड अब ड्रैग कर देंगे, तो ये पहले वाले सेल का जो फॉर्मूला है वो नीचे अप्लाई हो जाएगा। अब देखिए नीचे रिजल्ट्स आपको मिल गए। अब ऑब्जर्व हम ये करेंगे कि अब इसमें एक्सेल ने कैसे अब कैलकुलेशन की है, कैसे जो है उसने ओरिजिनल जो हमारी रिक्वायरमेंट थी उसको फुलफिल कर दिया। तो पहले सेल को डबल क्लिक करते हैं, वही फॉर्मूला A8 स्टैरिक $8, ये हमने इसमें अमेंडमेंट की थी। सेकंड सेल में देखिएगा, सेकंड सेल में बेटा स्क्रीन की तरफ देखिए अगर आप, तो सेकंड सेल में जो फॉर्मूला है A9 स्टैरिक B9 नहीं हुआ, B8 ही रहा है। उसकी वजह क्या है, 8 से पहले यूँ समझ लें 8 से पहले हमने एक फौजी खड़ा कर दिया और उसको हमने कहा भी आपने इस 8 को चेंज होने नहीं देना, तो वो जो डॉलर साइन है ना, ये एक फौजी है, इसने अब 8 को चेंज होने नहीं दिया। ओरिजिनल सेल में 8 था पहले वाले सेल में, डाउनवर्ड जब इसे कॉपी पेस्ट किया तो नीचे भी 8 ही है। इस तरीके से हम नीचे सारे सेल्स को ऑब्जर्व करें तो आप देखिएगा जो पहले वाला सेल है A8 वो तो A9, A10, A11 वगैरह हो चुका होगा, एक एक उसमें रो का इजाफा हो चुका हुआ है, लेकिन जो सेकंड सेल है उसमें चेंज नहीं आया होगा क्योंकि हमने 8 से पहले डॉलर साइन लगा के एक्सेल को इंस्ट्रक्ट कर दिया कि 8 को आपने चेंज नहीं करना। तो ये डॉलर साइन इस्तेमाल होता है सेल रेफरेंसेस में, जो ऑटोमेटिक एक्सेल चेंज करता है उसको रोकने के लिए। तो रो को अगर हमने चेंज होने से रोकना है तो उसके स्टार्ट में फिर हम रो के नंबर से पहले कॉलम से पहले नहीं, याद रखिएगा, कॉलम के बाद रो से पहले हमने डॉलर साइन पुट कर देना है जैसे हमने यहाँ पे किया। तो उसके बाद जब हम कॉपी पेस्ट करेंगे डॉलर साइन लगाने के बाद, तो फिर आपने रो से पहले अगर डॉलर साइन लगाया हुआ है तो रो नंबर अब चेंज नहीं होगा। अब तीसरे सेल में भी देख लेते हैं, ये देखिएगा यहाँ पे पहले वाला जो सेल है ये A10 हो चुका हुआ है, पहले वाला सेल A10, दूसरे वाला अगेन B8, और हमारी रिक्वायरमेंट बहुत अच्छे तरीके से पूरी हो रही है। देखिएगा A10 तो ये है जिसमें 300 लिखा हुआ है और B8 ये है जिसमें प्राइस लिखी हुई है जो कि पहला सेल है। तो हमारी रिक्वायरमेंट भी यही थी कि लेफ्ट वाले सारे के सारे यूनिट्स एक ही प्राइस के साथ जो कि पहले सेल में लिखी हुई है उसके साथ मल्टीप्लाई होके यहाँ पे हमारे पास टोटल रेवेन्यू के कॉलम में रिजल्ट आ जाए, तो वही रिजल्ट हमारे सामने आ चुका हुआ है। नीचे वाले सेल को भी ऑब्जर्व कर लेते हैं, ये देखिएगा डबल क्लिक किया मैंने, पहला सेल चेंज हो चुका हुआ है, A11 हो गया हुआ है, लेकिन दूसरा सेल अगेन B8 ही है, उसका 8 चेंज नहीं होगा। ये देखिएगा B8। तो एक्सेल के जो नॉर्मल सेल रेफरेंसेस हैं, जिनमें नॉर्मल सेल रेफरेंसेस को ही हम रिलेटिव सेल रेफरेंसेस कहते हैं, और इसके लिए सिंपल इतना याद रख लें कि एक्सेल में जो हम जब रेफरेंस टाइप करते हैं A1, A2 वगैरह, उसी को हम रिलेटिव रेफरेंस कहते हैं, उसी को हम नॉर्मल रेफरेंस कहते हैं। और एक और बात याद रख लें आसानी के लिए कि जिस सेल के नाम के अंदर हमने कोई डॉलर साइन ना लगाया हो, ना रो से पहले ना कॉलम से पहले, नॉर्मल सेल रेफरेंसेस है, उसी को हम रिलेटिव सेल रेफरेंसेस कहते हैं। जब हम डॉलर साइन लगा देते हैं किसी प्लेस पे कॉलम से पहले या रो से पहले, तो ऐसे सेल रेफरेंस को फिर हम मिक्स्ड रेफरेंस कहते हैं। जैसे कि अभी अगर आप देखें, मैं डबल क्लिक कर रहा हूं इस पर, ये जो पहला सेल रेफरेंस है A8 वाला, स्क्रीन पे देखिएगा आपको नजर आ रहा है कि जो A8 है ये नॉर्मल रेफरेंस है, इसको रिलेटिव रेफरेंस भी कहते हैं। और जो सेकंड है जिसमें मैंने डॉलर साइन लगा दिया हुआ है, इसमें रो नंबर से पहले डॉलर साइन लगा हुआ है, लेकिन कॉलम से पहले कोई डॉलर साइन नहीं है। तो ये याद रखें कि किसी भी सेल के नाम के अंदर अगर आप रो से पहले या फिर कॉलम से पहले डॉलर साइन लगा दें तो ऐसे सेल रेफरेंस को हम कहते हैं मिक्स्ड रेफरेंस उसे कहते हैं। अभी हमने लर्न किया कि रो से पहले डॉलर साइन हम कब लगाएंगे, जब हम डाउनवर्ड कॉपी पेस्ट करते हैं तो उस वक्त रो में इजाफा होता है, रो में इजाफे को रोकने के लिए हम रो से पहले डॉलर साइन लगा देते हैं। याद रखें जब हम डाउनवर्ड कॉपी पेस्ट करते हैं ना, उस वक्त आमतौर पे रो को फिक्स करने की जरूरत पड़ती है, रो के नंबर को, ताकि वो चेंज ना हो। तो उसके लिए फिर हम रो के नंबर से पहले डॉलर साइन पुट कर देते हैं फॉर्मूले के अंदर। कॉलम से पहले हमें कब जरूरत पड़ेगी, कॉलम से पहले डॉलर साइन लगाने की हमें कब जरूरत पड़ती है, अब हम उसको जो है वो अंडरस्टैंड करेंगे इंशाल्लाह। अब एक काम कीजिएगा, यहाँ पे राइट साइड पे मैं यही वाला जो डाटा है राइट साइड पे लिख रहा हूँ, यूनिट्स, और उसके बाद यहाँ पे प्राइस, आप भी अपने पास ये लिख लीजिएगा। यूनिट्स में मैं वही यूनिट्स लिखूंगा जो लेफ्ट साइड पे आप देखिएगा कॉलम वाइज लिखे हुए, अब यही मैं डाटा रो वाइज लिखूंगा। तो 100, उसके बाद 200, 300,
और 4,500। अब नीचे यहाँ पे हमें प्राइस चाहिए, प्राइस भी मैं वही लिख रहा हूँ जो पहले लिखी हुई थी, 10, 11, 12, 13, 14। ले लेफ्ट साइड पे ये जो डाटा था हमारे पास पहले कॉलम वाइज लिखा हुआ था, अब इसी डाटे की प्रेजेंटेशन हमने चेंज कर दी, इसे हमने रो वाइज लिख दिया। अब यहाँ पे हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि डाटा हमारे पास दो रोज के अंदर है। यहाँ पे रिक्वायरमेंट ये है कि यहाँ पे हमें टोटल रेवेन्यू चाहिए नीचे वाले कॉलम में। ये देखिएगा नीचे वाली रो में, ये थर्ड रो के अंदर हमें यहाँ रिजल्ट चाहिए। ऊपर वाले दो सेल्स को मल्टीप्लाई करके नीचे वाले सेल में हमें टोटल चाहिए। तो अब यहाँ पे देखिएगा फॉर्मूला हम कैसे अप्लाई करेंगे। अब सिनेरियो वही है लेकिन डाटा की प्रेजेंटेशन थोड़ी सी डिफरेंट है। यहाँ पे कॉलम वाइज था शुरू के अंदर, यहाँ पे डाटा हमारे पास कॉलम वाइज है। कॉलम्स के अंदर फिगर्स दी हुई थी, उनको मल्टीप्लाई करना था थर्ड कॉलम में। यहाँ पे हमें जो फिगर्स दी हुई हैं रो वाइज दी हुई हैं और एक थर्ड रो के अंदर हमें फिगर्स को मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पे रिजल्ट लिखना है। यहाँ पे हम देखेंगे कि फॉर्मूला आपको क्या अप्लाई करना पड़ेगा। ये देखिएगा 100 को हमने 10 से मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पे पहले सेल में हमें रिजल्ट चाहिए। ये मैं आपके सामने फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ। इज इक्वल टू, पहले सेल पे क्लिक करेंगे, देखिएगा पहले सेल पे मैंने क्लिक किया तो F4 का रेफरेंस आ चुका है आपके सामने। उसके बाद स्टैटिक, उसके बाद सेकंड सेल पे क्लिक कर दिया F5 पे, तो दोनों सेल्स के नाम आपके पास यहाँ इस थर्ड सेल में आ चुके हुए हैं। तो ये फॉर्मूला क्रिएट हो चुका है, दो सेल्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इसको एंटर करेंगे तो आपके सामने सेल में रिजल्ट आ जाएगा। ये देखिएगा आपके सामने ये रिजल्ट अपीयर हो चुका है, 1000 इज द फाइनल रिजल्ट। अब आगे वाले सेल में भी बेटा हमें यही रिक्वायरमेंट है, हमारी यही रिक्वायरमेंट है आगे वाले सेल्स में भी कि ऊपर वाले दो सेल्स को हमने मल्टीप्लाई करना है। अब हम क्या करेंगे, इसी पहले वाले सेल को ड्रैग करके राइट साइड की तरफ हम पेस्ट करेंगे। तो इसका फिल हैंडल जो है उस पर माउस को लाएंगे ऐसे, बजाय इसके कि हम हर इंडिविजुअल सेल में दोबारा से फॉर्मूला टाइप करें और ऊपर वाले दो सेल्स का हम रेफरेंस दें, इसकी बजाय हम पहले सेल में जो फॉर्मूला लगाया है हमने सेल रेफरेंस लगाए हैं उसी को हम क्लिक करेंगे और राइट साइड की तरफ आप ड्रैग कर देंगे। ड्रैगिंग आप राइट साइड पे भी कर सकते हैं। देखिएगा फिल हैंडल को ड्रैग किया मैंने राइट साइड की तरफ, तो आप देखिएगा आपके सामने लास्ट जो रो है उसमें टोटल फिगर्स आ चुकी हुई। अब इसको हमने ऑब्जर्व करना है कि ओरिजिनल जो फॉर्मूला हमने पहले सेल में लगाया था, सेकंड सेल में, थर्ड में, फोर्थ में, सारे सेल्स के अंदर क्या चेंज उसके अंदर आया। अब इसको जरा गौर कीजिएगा ध्यान से। पहले सेल में मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ। अब इसमें देखिएगा पहले सेल में जो फॉर्मूला लगा हुआ है दैट इज F4 मल्टीप्लाइड बाई F5, दो सेल्स के रेफरेंसेस हैं। F4 है और F5 है, दो सेल्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब नेक्स्ट सेल में देखते हैं कि जब इस ओरिजिनल सेल को आपने किया कॉपी और राइट वाले सेल में आगे कर दिया पेस्ट, तो सेकंड सेल में फॉर्मूला क्या हो चुका हुआ है, क्या उसमें कोई चेंज आया है या नहीं आया। तो सेकंड सेल पे क्लिक करते हैं, डबल क्लिक, आपके सामने देखिएगा फॉर्मूला आपको नजर आ रहा है स्क्रीन पे कि फॉर्मूले के अंदर जो रेफरेंसेस थे वो चेंज हो चुके हैं। पहले सेल में था F4 और F5 और दूसरे सेल में क्या हो चुका हुआ है G4 G5। दोबारा आते हैं पहले सेल पे, F4 F5 नोट कीजिएगा, इसमें F से मुराद कॉलम है। इस सेल के अंदर सेल का जो नाम है कॉलम और रो के नाम से मिलके बनता है, तो इसमें F जो है कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है, 4 रो को रिप्रेजेंट कर रहा है। सेकंड सेल में भी F जो है वो कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो 5 है वो रो को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो F4 और F5 पहले सेल के अंदर लगा हुआ फॉर्मूला, सेकंड सेल में देखिएगा G4 G5 हो चुका है। यहाँ पे अगर हम ऑब्जर्व करें तो आपको ये नजर आ रहा है कि जब हमने सेल के अंदर फॉर्मूला लगाने के बाद उसको राइट साइड की तरफ कॉपी किया, राइट साइड की तरफ जब हमने उसको कॉपी कर दिया तो उसमें रो के नंबर में कोई चेंज नहीं है। ये देखिएगा 4 एज इट इज है। पहले वाले सेल के अंदर भी F4 था और उसमें 4 लिखा हुआ था, F के साथ 4 था। यहाँ भी अगर आप देखें तो G4 है, 4 चेंज नहीं हुआ, लेकिन जो सेल के अंदर कॉलम का नाम था वो चेंज हो चुका है। पहले सेल में F था, F से चेंज होकर क्या हो चुका है G बन चुका है। और दूसरे सेल में भी देखिएगा, दूसरे सेल में भी G बन चुका हुआ है, F5 जो है वो चेंज होकर G5 बन चुका है। तो यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करें तो आपको ये पता चल रहा है कि जब हमने ओरिजिनल सेल में फॉर्मूला लगाने के बाद राइट साइड की तरफ उसे पेस्ट किया है, तो राइट साइड पे पेस्ट करते वक्त एक्सेल ने रो के नंबर चेंज नहीं किए, कॉलम का लेटर चेंज किया है। तो ये एक्सेल का एक डिफॉल्ट
बिहेवियर है सेल रेफरेंसेस से मुतालिक। डाउनवर्ड कॉपी पेस्ट करते हैं तो सेल में लिखे हुए जो रेफरेंसेस हैं उसमें रो का नंबर चेंज होगा, कॉलम का लेटर चेंज नहीं होगा। और जब हम किसी भी सेल को राइट साइड की तरफ पेस्ट करते हैं, राइट साइड की तरफ जब हम उसे पेस्ट करेंगे तो उसमें याद रखिएगा कॉलम का लेटर चेंज होगा, रो का नंबर चेंज नहीं होगा, जैसे कि आपके सामने यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। अब इसका फायदा में देखिएगा क्या हुआ कि ओरिजिनल सेल को के अंदर हमने फॉर्मूला लिखा एक ही सेल में, उसे सेकंड सेल में पेस्ट किया तो ऊपर वाले सेल्स जो कि पहले वाले सेल में ये वाले दो सेल्स मल्टीप्लाई हो रहे थे, जब इस फॉर्मूले को कॉपी करके राइट साइड की तरफ जब हम आए हैं तो ऊपर से ये दोनों सेल्स के रेफरेंस भी चेंज होके कॉलम एफ से निकल के कॉलम जी में आ चुके होंगे, कॉलम एफ से कॉलम जी की तरफ ट्रांसफर हो चुके हैं। ये देखिएगा दो सेल रेफरेंसेस आपको नजर आ रहे हैं। तो जब हम राइट साइड की तरफ कॉपी पेस्ट करते हैं डाटा को तो उसमें सिर्फ और सिर्फ कॉलम का लेटर चेंज होता है, रो का नंबर चेंज नहीं होता। अब हम थर्ड सेल को भी ऑब्जर्व करते हैं, ये देखिएगा थर्ड सेल पे आ गया, इसको डबल क्लिक किया तो अब देखिएगा जब हम पहले सेल को हमने कॉपी किया दूसरी सेल में पेस्ट किया तो एफ से कॉलम का जो नाम था वो एफ से चेंज होकर जी हो गया। उसके बाद सेकंड सेल की तरफ जाके जब हमने पेस्ट किया तो वो जी भी फर्दर चेंज होकर एच हो चुका हुआ है। तो 4 और 5 एज इट इज है, रो के नंबर में कोई चेंज नहीं आया। नेक्स्ट सेल में देखते हैं, यहां पे अगर आप देखें तो I4 I5 हो चुका है। तो ओरिजिनल सेल में फर्स्ट सेल में क्या था F4 F5, सेकंड सेल में G, उससे नेक्स्ट सेल में H और उससे नेक्स्ट सेल में I हो चुका है। तो कॉलम के लेटर में चेंज आ रहा है। कॉलम के लेटर में जब हम राइट साइड की तरफ पेस्ट कर रहे हैं किसी भी सेल में लिखे हुए, किसी भी सेल में जिसमें रेफरेंसेस लगे हुए हैं, फॉर्मूला लिखा हुआ है, उसको जब हम राइट साइड की तरफ पेस्ट करेंगे तो राइट साइड की तरफ पेस्ट करते वक्त कॉलम के लेटर में एक्सेल इंक्रीज लेके आएगा। कितना इंक्रीज लेके आएगा? अगर आप एक सेल को कॉपी करके राइट साइड की तरफ नेक्स्ट वाले सेल में जाते हैं, यानी एक कॉलम चेंज करते हैं राइट साइड की तरफ, तो एक ही लेटर का चेंज आएगा, यानी एफ है तो जी हो जाएगा। अगर आप दो सेल्स आगे की तरफ जाके पेस्ट करते हैं तो फिर दो लेटर्स का चेंज आ जाएगा। तो इस तरीके से एक्सेल का ये एक डिफॉल्ट बिहेवियर है, जब आप डाउनवर्ड कॉपी पेस्ट करेंगे तो रो का नंबर इंक्रीज होगा, और जब आप राइट साइड की तरफ कॉपी पेस्ट करेंगे नॉर्मल रेफरेंसेस वाले सेल को तो उसमें कॉलम का लेटर इंक्रीज हो जाएगा। इसी तरीके से ये भी बात याद रखें, इसको वाइस वर्सा कर लें आप, कि आप किसी भी सेल में आपने रेफरेंस लगाए हुए हैं दो सेल्स के, उससे जब आप ऊपर की तरफ पेस्ट करेंगे ऊपर की तरफ तो रो के नंबर में कमी आएगी, और जब आप लेफ्ट साइड की तरफ पेस्ट करेंगे तो कॉलम के लेटर में कमी आएगी। इसे भी आप अपने पास परफॉर्म कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। ये हमारी रिक्वायरमेंट यहाँ पे फुलफिल हो चुकी हुई है। मैं अब आता हूँ वापस नोट्स के ऊपर। नॉर्मल जो एक्सेल के सेल रेफरेंसेस हैं इन्हें ही हम क्या कहते हैं? रिलेटिव सेल रेफरेंसेस कहते हैं। ये आपके सामने देखिएगा, रिलेटिव सेल रेफरेंस के सामने मैंने इसके साथ नीचे नॉर्मल रेफरेंस भी लिखा हुआ है, दोनों एक ही बात है। इनको नॉर्मल जो एक्सेल के सेल रेफरेंसेस हैं इनका बिहेवियर क्या होता है इसको जरा देखते हैं। डायरेक्शन ऑफ कॉपी एंड पेस्ट, जब हम किसी भी सेल में नॉर्मल एक्सेल का सेल रेफरेंस टाइप कर देते हैं और फिर उसके बाद उस सेल को कॉपी पेस्ट करते हैं, कॉपी पेस्ट डाउनवर्ड भी कर सकते हैं, राइट साइड की तरफ भी कर सकते हैं। डाउनवर्ड से मुराद ये है कि डाउनवर्ड या अपवर्ड, यानी वर्टिकल भी उसे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं और हॉरिजॉन्टल भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो डायरेक्शन ऑफ कॉपी पेस्ट अगर होगी डाउनवर्ड, डायरेक्शन ऑफ कॉपी पेस्ट अगर डाउनवर्ड होगी तो याद रखें जो ओरिजिनल सेल है जिसमें आपने किसी दूसरे सेल का रेफरेंस दिया हुआ है, नाम लिखा हुआ है सेल का, उसके अंदर रो का नंबर इंक्रीज होगा। इससे क्या होगा? इंक्रीजेस रो नंबर। जी ये देखिएगा, इंक्रीजेस रो नंबर। जब हमारी डायरेक्शन डाउनवर्ड है तो जब हमारी डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी कॉपी पेस्ट की तो जो नॉर्मल सेल रेफरेंस लगा हुआ उस सेल के अंदर उसमें रो का नंबर इंक्रीज होगा, जैसे कि अभी हमने परफॉर्म करके भी देख लिया। और जब कॉपी पेस्ट की डायरेक्शन होगी राइट साइड की तरफ, कॉपी पेस्ट की डायरेक्शन होगी राइट साइड की तरफ, तो इस केस में क्या होगा ये भी अभी हमने ऑब्जर्व किया। डाटा को हमने हॉरिजॉन्टल फॉर्म के अंदर लिख लिया, रो वाइज लिख लिया,
और फिर हमने नीचे वाले सेल में फॉर्मूला लगाया, उसे राइट साइड की तरफ पेस्ट भी किया, तो देखा रो नंबर चेंज नहीं हो रहे थे, कॉलम के लेटर चेंज हो रहे थे। तो इसमें क्या होगा, जब हम हमारी डायरेक्शन होगी कॉपी पेस्ट की राइट साइड की तरफ, तो उसमें इट विल इंक्रीज कॉलम लेटर्स। ये जो मैं बेटा स्क्रीन पे लिख रहा हूँ इसे आप अपनी नोटबुक पे साथ साथ नोट करते रहें, क्योंकि ये आपको साथ साथ ही नोट करना पड़ेगा, इसकी कोई फाइल एक्स्ट्रा आपके लिए अवेलेबल नहीं होगी लेक्चर्स में, तो इसको आप साथ साथ नोट कर लें। ये हम बात कर रहे हैं रिलेटिव सेल रेफरेंसेस की। अभी हम जो बात कर रहे हैं ना, दैट इज रिलेटिव सेल रेफरेंसेस, या जिसे नॉर्मल रेफरेंस भी कहते हैं। उसके मुतालिक हमने डिस्कस किया कि डायरेक्शन, अगर आपने किसी सेल में नॉर्मल रेफरेंसेस लगाए हुए हैं, नॉर्मल रेफरेंस से मुराद उसमें कोई डॉलर साइन आपने नहीं लगाया, तो आप ओरिजिनल सेल को कॉपी करके डाउनवर्ड पेस्ट करेंगे तो आपके सामने लिखा हुआ है इंक्रीज होगा रो का नंबर, उस सेल के नाम के अंदर रो का नंबर इंक्रीज होगा। यहीं से आप समझ लें कि हमारी जो डायरेक्शन कॉपी पेस्ट की अगर अपवर्ड होगी, डाउनवर्ड की बजाय अपवर्ड होगी, तो रो के नंबर में इजाफे की बजाय कमी हो जाएगी, डिक्रीज होगा रो का नंबर। यानी अगर आपने किसी सेल में लिखा हुआ है इज इक्वल टू, किसी सेल में लिखा हुआ है इज इक्वल टू A5 मल्टीप्लाइड बाय B5, इज इक्वल टू A5 मल्टीप्लाइड बाय B5, और उस सेल को कॉपी करके आप ऊपर की तरफ पेस्ट कर देते हैं, तो ऊपर वाले सेल में आप खुद जरा सोचिए क्या रेफरेंसेस आएंगे। A5 और B5 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उसे आपने कॉपी किया ऊपर की तरफ, तो ऊपर वाले सेल में क्या होगा, A4 और B4 मल्टीप्लाई होके आ रहे होंगे, रो के नंबर में कमी हो जाएगी। तो जब आप ऊपर की तरफ पेस्ट करेंगे तो नॉर्मल रेफरेंसेस होते हैं उसमें रो का नंबर कम हो जाएगा, डाउनवर्ड कॉपी पेस्ट करेंगे तो रो के नंबर में इजाफा होगा। इसी तरीके से अगर हम नॉर्मल एक्सेल के सेल रेफरेंसेस किसी सेल में लगे हुए हैं उसको राइट साइड की तरफ पेस्ट करें तो उसमें कॉलम के लेटर में इजाफा होगा, और अगर हम लेफ्ट साइड की तरफ पेस्ट करेंगे तो कॉलम के लेटर में कमी आएगी, जैसे कि अभी हमने परफॉर्म इसको करके देख लिया। ऐसे सेल जो नॉर्मल रेफरेंसेस हैं उन्हें ही हम रिलेटिव सेल रेफरेंसेस कहते हैं। और बेटा ये याद रखें कि जब हमने रो को इंक्रीज होने से रोकना है, जैसे एक सिनेरियो के अंदर एक्सेल की फाइल में अभी हमने जो काम किया, तो यहाँ पे इस सिनेरियो के अंदर आप देखिएगा, इस सिनेरियो के अंदर हमारी रिक्वायरमेंट ये थी कि हमने जो सेकंड सेल है उसमें रो के नंबर को चेंज होने से रोकना था, रो के नंबर को चेंज होने से रोकना था। तो उसके लिए फिर हमने क्या किया, रो के नंबर से पहले डॉलर साइन लगा दिया। अब जो पहले वाला सेल रेफरेंस है A8, इसमें देखिएगा कोई भी डॉलर साइन नहीं लगा हुआ, तो इसको हम नॉर्मल रेफरेंस या रिलेटिव रेफरेंस ही कहेंगे। लेकिन जिस सेल रेफरेंस में आप डॉलर साइन लगा दें रो से पहले या कॉलम से पहले, उसे हम कहते हैं मिक्स्ड रेफरेंस। क्या उसे कहते हैं, मिक्स्ड रेफरेंस, जो कि हमने यहाँ पे नोट्स में देखिएगा मैंने लिखा हुआ है सेकंड वन, ये जो सेकंड वन है दैट इज मिक्स्ड रेफरेंस। मिक्स्ड रेफरेंस क्या होता है, जिसमें आप रो से पहले या कॉलम से पहले डॉलर साइन लगाते हैं उसे फिक्स करने के लिए। रो से पहले डॉलर साइन जो है उसकी एग्जांपल हमने देख ली किस सिनेरियो में लगाना है। अभी हम डॉलर साइन जो कॉलम से पहले कब जरूरत पड़ेगी उसको प्रैक्टिस करते हैं। वापस आते हैं शीट में, ये आपके सामने जो मैंने सिनेरियो लिखा हुआ है ये देखिएगा बेटा, इसमें सिनेरियो में मैं थोड़ा सा भी इसको चेंज कर रहा हूँ। अब इसमें फॉर्मूला डिलीट कर दिया मैंने, और प्राइस भी सारी मैंने डिलीट कर दी, और फर्स्ट प्राइस जो है पहले सेल की वो बाकी है। अब हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि यूनिट्स जो 100 से लेके 500 तक सारे ऐसे यूनिट्स लिखे हुए हैं आपके सामने, इन सारे के सारे यूनिट्स को एक ही प्राइस 10 से ही मल्टीप्लाई करके नीचे में रिजल्ट चाहिए। तो अब हम फॉर्मूला डेवलप करेंगे, ऐसा फॉर्मूला डेवलप करेंगे कि राइट साइड की तरफ हम उसे कॉपी पेस्ट करें तो जो प्राइस वाला सेल है वो चेंज ना हो। पहले मैं नॉर्मल रेफरेंसेस के जरिए से फॉर्मूला क्रिएट करता हूँ, इज इक्वल टू 100 वाला सेल, उसके बाद स्टैटिक और ये प्राइस वाला सेल। ये फॉर्मूला हमारा कंप्लीट है, इसको एंटर करेंगे, और एंटर करने के बाद इसे कॉपी पेस्ट करेंगे तो आपको पता है दोनों जो F हैं, F4 F5 जो आपके सामने दोनों आ रहे हैं, ये दोनों चेंज हो जाएंगे, G बन जाएंगे, और G जो है वो यानी G4 और G5 बन जाएंगे। और G4 में ये देखिएगा क्या लिखा हुआ है 200, और नीचे जो G5 है वो ब्लैंक है। तो 200 मल्टीप्लाइड बाय ब्लैंक सेल, ब्लैंक का मतलब 0 है, तो आंसर के नीचे 0 आएगा। इसको हम चेक कर लेते हैं, देखिएगा मैं इसे राइट साइड की तरफ ड्रैग कर रहा हूँ, ये देखिएगा नीचे 0 आंसर आ रहा है। उसकी वजह क्या है, सेकंड सेल में मैं कर रहा हूँ डबल क्लिक, ये आपके सामने फॉर्मूला ओपन है। इसमें देखिएगा कि G4 स्टैटिक G5 F से चेंज होकर G की तरफ रेफरेंसेस मूव हो चुके हुए हैं।
तो इसमें पहले वाला सेल G4 उसमें 200 लिखा हुआ है, लेकिन दूसरे वाला सेल G5 ब्लैंक है, यानी 0 है। तो जब आप किसी फिगर को 0 से या ब्लैंक सेल से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 0 ही आता है, तो ये 0 आंसर आ रहा है। अब बेटा इसमें हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, इसको जरा समझिएगा। हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि ओरिजिनल सेल को, ये जो ओरिजिनल सेल है इसे जब हम कॉपी करके राइट साइड की तरफ पेस्ट करें, राइट साइड की तरफ पेस्ट करें, तो ये जो F4 है पहले वाला सेल, जो F4 है ये तो चेंज हो जाए, F से G की तरफ चला जाए, लेकिन जो सेकंड सेल है F5, ये F5 से G5 की तरफ मूव ना करे बल्कि F ही रहे। राइट साइड की तरफ जाते वक्त कॉलम का लेटर चेंज हो रहा है, हम एक सेल के कॉलम लेटर को चेंज होने से रोकना चाह रहे हैं। तो जिस कॉलम लेटर को, जिस सेल के अंदर, सेल के नाम में कॉलम के लेटर को आप चेंज होने से रोकना चाह रहे हैं, तो आप जरा मुझे खुद सोच के बता तो नहीं सकते, लेकिन अपने ज़हन में ज़रा सोचिएगा कि आप क्या करेंगे। हम ये वाला जो F है F5, इसमें हम F को चेंज होने से रोकना चाह रहे हैं। 5 तो बेचारा चेंज नहीं होगा क्योंकि हम डाउनवर्ड कॉपी पेस्ट कर ही नहीं रहे। डाउनवर्ड करेंगे तो ये रो नंबर में चेंज आएगा, राइट साइड की तरफ जाते वक्त रो में तो वैसे ही चेंज नहीं आता, सिर्फ F में चेंज आएगा, F से वो G हो जाएगा। तो F को हमने G होने से रोकना है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके स्टार्ट में हमें वही पुलिसमैन, वही एक बंदा खड़ा करना पड़ेगा जिसका नाम है $। इसके स्टार्ट में हम आएंगे और लगाएंगे $। ये देखिएगा, अब F के स्टार्ट में हमने एक $। पुट कर दिया। इसका इफेक्ट क्या होगा, अब इस फॉर्मूले को करेंगे एंटर, ये फॉर्मूला फाइनल, उसके बाद कॉपी पेस्ट करेंगे। जब हम कॉपी पेस्ट करेंगे तो कॉपी पेस्ट करने के बाद फिर देखते हैं क्या होगा। ये देखिएगा, एंटर कर दिया। अब एंटर करने के बाद ये फॉर्मूला सिर्फ पहले सेल में लगा है, $। पहले वाले सेल में मौजूद है, आगे वाले सेल में अभी वो पुराने वाला ही फॉर्मूला है। इसको ड्रैग करेंगे, क्लिक किया, ये राइट साइड पे देखिएगा, मैं इसको ड्रैग कर दिया तो ये रिजल्ट्स आपके सामने बिल्कुल अपडेटेड आ रहे हैं। अब दोबारा ऑब्जर्व करते हैं, डबल क्लिक, F4 और उसके बाद F5 में F से पहले हमने $। लगा दिया। उसके बाद देखते हैं सेकंड, इस सेल को जब हमने कॉपी करके राइट साइड की तरफ पेस्ट किया है एक सेल में, तो सेकंड सेल में फॉर्मूला क्या है ये देखिएगा। जो पहला सेल है वो F4 से चेंज होके G4 हो चुका है, उसका कॉलम लेटर चेंज हो गया है, लेकिन जो सेकंड सेल है वो उसका F चेंज नहीं हुआ, उसका F एज इट इज है। F5 था तो F5 ही रहा है, ये देखिएगा। इसलिए इस सेल का जो ये जो F5 है वो असल में ये वाला सेल है, तो प्राइस का रेफरेंस उसी सेल का आ रहा है, 10 वाली, जिसमें 10 लिखी हुई है। तो ये 200 और 10 आपस में मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे आंसर आ रहा है। तो इस तरीके से किसी भी एक्सेल के सेल के नाम के अंदर अगर आप रो को फिक्स करना चाह रहे हैं, रो को चेंज होने से रोकना चाह रहे हैं, तो उस रो के नंबर से पहले $। लगा देंगे। और ये आमतौर पर डाउनवर्ड कॉपी पेस्ट करते वक्त होता है कि अगर हम किसी सेल में रो के नंबर को चेंज करना चाह रहे हैं तो $। लगा देंगे। और जब हम कॉलम के लेटर को चेंज होने से रोकना चाह रहे हैं, और ये आमतौर पर राइट साइड की तरफ कॉपी पेस्ट करते वक्त जरूरत पड़ती है, जैसे कि सिनेरियो में आपके सामने, तो उस वक्त हम कॉलम के लेटर से पहले $। लगाएंगे। इसकी पोजीशन बेटा याद रखिएगा कि $। जो हमने लगाना है वो रो के नंबर से पहले लगाएंगे रो को फिक्स करने के लिए, कॉलम के लेटर से पहले लगाएंगे कॉलम के लेटर को फिक्स करने के लिए। और ये भी याद रखें कि $। ही लगाना है आपने, पाकिस्तानी रुपीज़ नहीं लगा देने, पाकिस्तानी रुपीज़ का कोई इफेक्ट नहीं होगा। इसी तरीके से आपने पाउंड वगैरह भी नहीं लगाना। ये एक्सेल के अंदर बिल्ट इन चीज़ें हैं, पहले से डिज़ाइंड हैं, प्रोग्रामिंग हुई हुई है, आपने $। ही लगाना है, तभी ये काम यानी फिक्स करने वाला काम होगा। तो वापस आते हैं नोट्स के ऊपर। अब आपके सामने मैंने क्या लिखा था, रिलेटिव सेल रेफरेंसेस। ये टर्म आपको शायद मुश्किल से लग रही हो, रिलेटिव सेल रेफरेंस, लेकिन असल में नॉर्मल रेफरेंस जो होते हैं इज इक्वल टू A1 A2 A3, इसी को हम रिलेटिव रेफरेंस कहते हैं, यानी नॉर्मल रेफरेंस। इस रिलेटिव रेफरेंस में अगर हम रो के नंबर से पहले $। लगा दें या फिर कॉलम के लेटर से पहले $। लगा दें, और दूसरी चीज को इफेक्ट ना करें, यानी या तो रो से पहले $। लगा हुआ है, कॉलम से पहले नहीं है, या फिर कॉलम से पहले $। लगा हुआ है, रो से पहले नहीं है, तो इस सूरत में ऐसे सेल रेफरेंस को हम नाम देते हैं मिक्स्ड रेफरेंस, जो कि दूसरे नंबर पे आपके सामने देखिएगा लिखा होगा। मैं अब आपके सामने इसकी एग्जांपल भी लिख देता हूँ। रिलेटिव सेल रेफरेंस की एग्जांपल क्या है, किसी भी सेल में आप लिख दें इज इक्वल टू A1, मिसाल के तौर पर ये A1 सेल का नाम है, ये रिलेटिव रेफरेंस है, ये नॉर्मल एक्सेल का रेफरेंस है। इज इक्वल टू A1 आपने लिख दिया। अब ये जो A1 है ये रिलेटिव रेफरेंस है। इसको रिलेटिव क्यों कहते हैं? रिलेटिव का मतलब है जब आप इसे कॉपी पेस्ट करेंगे
तो यानी जिस सेल में आपने ये रेफरेंस लगाया हुआ है उसको आप कॉपी करके डाउनवर्ड पेस्ट करेंगे, तो मिसाल के तौर पर इस सेल में आपने इस सेल का रेफरेंस लगाया हुआ है, या यूं समझ लें इस सेल में आपने लिखा हुआ इज इक्वल टू दिस सेल, इज इक्वल टू, इसमें आपने क्या लिखा हुआ है इज इक्वल टू दिस सेल। अब जब आप इसे कॉपी करके डाउनवर्ड लेके आएंगे तो ये भी डाउनवर्ड आ जाएगा, तो दोनों की जो रिलेटिव पोजीशन है वो सेम रहेगी, रिलेटिव पोजीशन चेंज नहीं होगी। पहले भी जिस पोजीशन पे थे आमने सामने वो आमने सामने रहेंगे। तो इस सेल में आपने लिखा हुआ इज इक्वल टू दिस सेल, इसे कॉपी किया डाउनवर्ड, ये भी नीचे आ जाएगा। अब इस सेल में इस सेल का रेफरेंस लिखा होगा, ये नॉर्मल एक्सेल का बिहेवियर। इस सेल में आपने इस सेल का रेफरेंस लगाया हुआ है, इसे आपने कॉपी किया एक सेल इधर की तरफ, अब ये भी रेफरेंस यहाँ पे आ जाएगा ऐसे। इस सेल में अब जो लिखा हुआ आ रहा होगा इज इक्वल टू दिस सेल आ रहा होगा, यानी राइट डाउनवर्ड कॉपी पेस्ट करेंगे तो रेफरेंस भी डाउनवर्ड आएगा, राइट साइड भी कॉपी पेस्ट करेंगे तो रेफरेंस भी राइट साइड की तरफ मूव करेगा, यानी इन दोनों सेल्स की जो रिलेटिव पोजीशन है वो सेम रहती है, इसीलिए इसे रिलेटिव सेल रेफरेंस कहते हैं। अगर आप रो को फिक्स कर दें या कॉलम को फिक्स कर दें तो उस सूरत में जो रेफरेंस है वो बन जाएगा मिक्स्ड रेफरेंस। अब मैं मिक्स्ड रेफरेंस की एग्जांपल भी आपके सामने लिख रहा हूं, ये देखिएगा। किसी भी सेल में आप लिखें इज इक्वल टू और आप लिखें $1। अब ये जो है ये मिक्स्ड रेफरेंस है, इसमें ए जो है इसको आपने फ्री छोड़ा हुआ है, राइट साइड पे अगर आप कॉपी पेस्ट करेंगे तो ए चेंज हो जाएगा, ए से बी हो जाएगा, लेकिन डाउनवर्ड कॉपी पेस्ट करेंगे तो अब 1 चेंज नहीं होगा, क्योंकि 1 से पहले आपने वो फौजी खड़ा किया हुआ है, 1 चेंज नहीं होगा। तो इसमें एक चीज रिलेटिव है कॉलम, और जो रो है वो फिक्स है, इसलिए इसे मिक्स रेफरेंस कहते हैं। इसकी एक और एग्जांपल भी ले लें। अगर आपने किसी सेल में लिखा हुआ है इज इक्वल टू अगर आपने किसी सेल में लिखा हुआ है $A1, तो इसमें अब आप खुद जरा बताइएगा कि इसमें मुझे बताएं कि रो को हमने फिक्स किया है या कॉलम को फिक्स किया है। तो आप ऐसे सिनेरियो में देखेंगे कि डॉलर साइन किस करेक्टर से पहले लगा हुआ है। अगर कॉलम के लेटर से पहले आपने डॉलर साइन लगाया हुआ है तो इसका मतलब आपने कॉलम को फिक्स किया हुआ है, और अगर आपने रो से पहले लगाया हुआ है तो रो को फिक्स किया हुआ है। तो ये सेकंड रेफरेंस मैंने लिखा है $A1, इसमें कॉलम को आपने फिक्स किया हुआ है, रो को आपने ओपन छोड़ा हुआ है। डाउनवर्ड कॉपी करेंगे तो रो चेंज होगी, राइट साइड पे कॉपी करेंगे तो रो कॉलम चेंज नहीं होगा। तो ये दोनों एग्जांपल्स हैं, ये आपके सामने जो दोनों आ रही हैं ये दोनों एग्जांपल्स हैं मिक्स्ड रेफरेंस की, जिसमें एक पोजीशन पे डॉलर साइन आता है। अब एब्सोल्यूट रेफरेंस क्या होता है? एब्सोल्यूट रेफरेंस क्या होता है इसके मुतालिक ये समझ लें बेटा। एब्सोल्यूट को फिक्स रेफरेंस भी कह सकते हैं, जब आप किसी भी सेल रेफरेंस में कॉलम से पहले भी डॉलर साइन लगा दिया ऐसे, और रो से पहले भी डॉलर साइन लगा दें यूं। अब ये जो मैंने A1 लिखा है इसमें A से पहले भी डॉलर साइन है और 1 से पहले भी डॉलर साइन आपने लगाया हुआ है। इसमें अगर आप इस रेफरेंस को हम कहते हैं एब्सोल्यूट रेफरेंस या फिर फिक्स रेफरेंस। अगर आपने किसी सेल में इस तरीके से रेफरेंस लगाया हुआ है और उस सेल को आप कॉपी करते हैं डाउनवर्ड, तो रो में चेंज नहीं आएगा, क्योंकि रो से पहले आपने डॉलर साइन लगा दिया। उसी सेल को आप करते हैं राइट साइड की तरफ कॉपी पेस्ट, तो कॉलम के लेटर में भी चेंज नहीं आएगा, क्योंकि कॉलम से पहले भी आपने डॉलर साइन लगा दिया है। इसको मैं आपके सामने परफॉर्म करता हूं, ये देखिएगा। यहां पे मैंने लिखा इज इक्वल टू, इस सेल में आके करता हूं इज इक्वल टू A1 A1 का रेफरेंस लगा दिया और उसमें मैं A से पहले भी डॉलर साइन लगाऊंगा और उसके बाद 1 से पहले भी डॉलर साइन लगाऊंगा। अब दोनों चीजों को हमने फिक्स कर दिया ताकि डाउनवर्ड इस सेल को अगर हमें कॉपी करने की जरूरत पड़े तो रो का नंबर चेंज ना हो, उसी सेल का रेफरेंस आ रहा हो, A1 का ही, A2 3 वगैरह ना हो जाए। और अगर हमें इस सेल को कॉपी करके राइट साइड की तरफ पेस्ट करने की जरूरत पड़े तो A भी चेंज ना हो, A1 का ही रेफरेंस आ रहा हो। तो इसलिए हमने दोनों से पहले डॉलर साइन लगा दिया। अब देखिए A1 में जो ओरिजिनल सेल है A1, उसमें जो कि 2 लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ पे भी देखिएगा 2 लिखा हुआ है, एंटर करेंगे तो 2 लिखा हुआ है। इस सेल में ये देखें कि हमने कोई फॉर्मूला नहीं लिखा, कोई कैलकुलेशन नहीं परफॉर्म की, सिर्फ रेफरेंस क्रिएट किया, इज इक्वल टू दिस सेल A1। तो A1 में जो लिखा होगा एज इट इज इस सेल में अपीयर हो जाएगा। इसे लिंक करना, रेफरेंस देना भी कहते हैं। अब मैं इस सेल को कर रहा हूं कॉपी डाउनवर्ड कॉपी किया, तो अगर नॉर्मल सेल रेफरेंस होता तो आपको पता है ये A1 से चेंज होकर A2 हो जाना था, लेकिन यहां आगे देखते हैं, डबल क्लिक किया
ये देखिएगा 1 चेंज नहीं हुआ क्योंकि 1 से पहले डॉलर साइन लगा हुआ है। अब हम इसी सेल को कॉपी करते हैं राइट साइड की तरफ। मैं इसको राइट साइड की तरफ पेस्ट अभी इसे ड्रैग करूंगा। इसे कॉपी किया, राइट साइड की तरफ ड्रैग कर दिया इसे। अब सेकंड सेल में देखते हैं कि यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगा हुआ है, डबल क्लिक, तो ये देखिएगा एज इट इज आपको ए लिखा हुआ नजर आ रहा है। राइट साइड की तरफ अगर नॉर्मल रेफरेंस होता, कोई डॉलर साइन दरमियान में मौजूद ना होता, तो राइट साइड की तरफ पेस्ट करने के बाद ए जो है वो चेंज होकर बी हो जाना था, लेकिन हमने ए से पहले चूंकि डॉलर साइन लगाया हुआ है इसलिए ए चेंज नहीं हुआ, एज इट इज है। ऐसे सेल रेफरेंस को हम कहते हैं एब्सोल्यूट रेफरेंस, जिसमें आप कॉलम से पहले भी और रो के नंबर से पहले भी डॉलर साइन लगा देते हैं। तो ये देखिएगा सेल रेफरेंस की 3 टाइप्स हैं, रिलेटिव सेल रेफरेंस, मिक्स्ड सेल रेफरेंस और एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। अभी मैं आपको थोड़ा सा रिलेट करवा देता हूँ इसको कि ये बुक में कहाँ लिखी हुई है। उससे पहले एक चीज़ आपको मैं बता दूँ, ये जो डॉलर साइन हम लगाते हैं ना, इसको हम मैनुअल भी लगा सकते हैं। आप किसी भी सेल का रेफरेंस टाइप कर दें, उसका नाम यानी A1 लिख दिया आपने। अब आपको अगर रो से पहले डॉलर साइन चाहिए या कॉलम से पहले चाहिए या दोनों से पहले चाहिए, तो मैनुअल भी आप टाइपिंग कर सकते हैं, मैनुअली आप इंसर्ट कर सकते हैं टाइप करके Shift 4 करके डॉलर साइन। लेकिन इसकी एक शॉर्टकट की भी है, वो भी आप याद रखिएगा। मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ इज इक्वल टू, और रेफरेंस दिया मैंने A1 का। अब बेटा जैसे ही हमने रेफरेंस दिया उसके बाद हमारी अब रिक्वायरमेंट ये है कि हम इसमें डॉलर साइन पुट करें। तो डॉलर साइन की पोजीशन क्या हो सकती है, रो से पहले या फिर कॉलम से पहले या फिर दोनों से पहले या फिर कहीं भी नहीं। तो ये 4 तरह के सिनेरियोज हो सकते हैं। तो इसके लिए जो शॉर्टकट की है दैट इज F4, ओनली F4। कीबोर्ड अगर आप नॉर्मल यूज कर रहे हैं तो F4 प्रेस करने से क्या होगा, आप जिस सेल में ये देखिएगा मैंने इससे पहले एंटर किया, डबल क्लिक किया इस सेल को, अब दोबारा इस सेल पे आते हैं, रेफरेंस पे आते हैं। आपने जिस सेल में रेफरेंस लगाया हुआ है और उस रेफरेंस में यानी उस सेल के नाम में किसी पोजीशन पे आपने डॉलर साइन लगाना है, आप उस सेल के नाम के सेंटर में करके ऐसे कर्सर से क्लिक कर दें। जैसे A1 जो है सेंटर में या राइट साइड पे रो के बाद ऐसे क्लिक कर लें। उसके बाद एक दफ़ा जब हम F4 की प्रेस करेंगे, F4 की एक दफ़ा प्रेस करेंगे तो डॉलर साइन इस सेल के रेफरेंस में लग जाएंगे। बेटा ये याद रखिएगा, अगर आपके पास लैपटॉप है तो उसके लिए F4 को प्रेस करने से पहले आपको Fn एक की होती है फंक्शन कीज को एक्टिवेट करने के लिए, वो Fn की प्रेस करके फिर आप F4 प्रेस करेंगे। अगर आपके पास नॉर्मल कीबोर्ड है तो फिर आप डायरेक्ट F4 प्रेस करके भी ये काम हो सकता है। तो ये देखिएगा मैंने एक दफ़ा F4 प्रेस किया तो आपके सामने विजिबल है, एक्सेल ने दोनों जगह पे डॉलर साइन लगा दिया, यानी नॉर्मल रेफरेंस को या रिलेटिव सेल रेफरेंस को उसने एब्सोल्यूट कर दिया, कॉलम भी फिक्स, रो भी फिक्स। अब फर्ज करें हमें दोनों जगह पे डॉलर साइन नहीं चाहिए, दोबारा से हम F4 प्रेस करेंगे। दोबारा से मैंने F4 प्रेस किया तो आप देखिएगा डॉलर की जो पोजीशन है वो उसने चेंज कर दी, सिर्फ रो से पहले डॉलर साइन लगा हुआ है, यानी सिर्फ रो फिक्स्ड है। अब फर्ज करें यहाँ भी नहीं चाहिए, हमें कॉलम से पहले चाहिए, दोबारा प्रेस कर दें तो ये आपके सामने आ गया, डॉलर साइन की पोजीशन उसने चेंज कर दी है। अब फर्ज करें आपको कहीं भी डॉलर साइन नहीं चाहिए, दोबारा से आप इस सेल रेफरेंस को नॉर्मल रेफरेंस बनाना चाह रहे हैं, रिलेटिव रेफरेंस बनाना चाह रहे हैं, तो एक दफ़ा और F4 प्रेस कर दें तो ये नॉर्मल रेफरेंस बन जाएगा। तो F4 एक शॉर्टकट की है, उसके जरिए से आप डॉलर साइन की पोजीशन वगैरह एडजस्ट कर सकते हैं किसी भी सेल के नाम के अंदर। अब आते हैं हम बुक में। बुक में देखते हैं कि ये जो टॉपिक है ये कहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। इसमें बुक में इस चैप्टर के आपके सामने मैंने चैप्टर 6 जो है ओपन किया हुआ है। इसमें आप भी अपने सामने बुक को ओपन रखें, मैं आपको अभी पेज नंबर बताता हूँ जहाँ पे ये टॉपिक डिस्कस किया हुआ है। ये इस चैप्टर के दरमियान में करके डिस्कस किया हुआ है। ये देखिएगा रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसेस, पेज नंबर 139 ये आपके सामने विजिबल है, पेज नंबर 139। रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट रेफरेंसेस, बेटा इस पेज पे आके आपने इन चीज़ों को गो थ्रू कर लेना है। इसमें सिर्फ 2 टॉपिक्स यानी 2 तरह के सेल रेफरेंसेस बताए गए, एक रिलेटिव और एक एब्सोल्यूट। मिक्स जो रेफरेंस है वो आपकी बुक में एक्सप्लेन नहीं किया गया, उसको भी आपने याद रखना है कि डॉलर साइन किसी एक जगह पे लगाएंगे तो उसे मिक्स रेफरेंस कहते हैं, दोनों जगह पे लगा देंगे तो उसे एब्सोल्यूट रेफरेंस कहते हैं, और कहीं भी नहीं लगाएंगे तो वो नॉर्मल रेफरेंस है, रिलेटिव रेफरेंस है। इसको एक्सप्लेन किया गया यहाँ पे इस बुक में पेज 139 पे और 140 पे। इसको आप यहाँ से गो थ्रू कर लीजिएगा।
जी बेटा, यहाँ तक हमारी डिस्कशन अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट है। अगर आप इस देखें इस पेज पे आके, दैट इज पेज नंबर 130, स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है, विजिबल है, इंट्रोडक्शन टू फॉर्मूलाज। इसमें सेक्शन ओवरव्यू में अगर आप आगे देखें तो इंट्रोडक्शन टू फॉर्मूलाज वो हमने डिस्कस कर लिया। फॉर्मूलाज वगैरह क्या होते हैं, कैसे उसको क्रिएट करना है और उसमें ऑपरेटर्स वगैरह आपने कौन कौन से किस पर्पस के लिए यूज करने हैं, लास्ट सेक्शन में हमने देखा था। उसके बाद नीचे से अगर आप आए तो थर्ड हेडिंग बनती है डाउनवर्ड, डिलीट अ फॉर्मूला, अवॉइडिंग कॉमन फॉर्मूला एरर्स, उससे ऊपर रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट रेफरेंस। ये सेकंड हेडिंग ही हमने डिस्कस कर ली है, फर्स्ट भी और ये वाली भी। तो ये दो जो हमारी हेडिंग्स हैं वो कंप्लीट हो चुकी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। इसको आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें, खासतौर पर ये रिलेटिव सेल रेफरेंसेज और एब्सोल्यूट वगैरह बनाना। और इसका ऑब्जेक्टिव भी आपके सामने आ चुका हुआ है, किस सिनेरियो में हम रिलेटिव सेल रेफरेंसेज को मिक्स की तरफ लेके जाते हैं, कॉलम को कब फिक्स करने की जरूरत पड़ती है, रो को कब पड़ती है, और इसी तरीके से एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस भी आप बना सकते हैं डॉलर साइन लगा के। तो यहाँ तक अल्हम्दुलिल्लाह हमारा टॉपिक कंप्लीट है। उसके बाद फर्दर इंशाल्लाह डिस्कशन हमारी नेक्स्ट लेक्चर में होगी। अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें और राइज का जो क्वेश्चन बैंक है, लेटेस्ट जो अपडेटेड क्वेश्चन बैंक है वो आपके पास होना चाहिए। पुराने वाला आप यूज़ ना करें, उसमें पुराने क्वेश्चन है, पुरानी ऑप्शन है, तो इसलिए आप नए वाला जो क्वेश्चन बैंक है उसमें भी चैप्टर नंबर 6 से रेलिवेंट जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उसको आप गो थ्रू करें। इन एरिया से रेलिवेंट क्वेश्चन जो है उनको आप प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। फिर इंशाल्लाह उसमें जो प्रॉब्लम आएगा वो साथ साथ हम डिस्कस भी करेंगे। बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह।